की शुरुआत करेंगे मिशन 2025 की खबर के साथ। बीजेपी मिशन 2025 में जुट गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी बिहार विधानसभा उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन हो रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हो रही बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्री और नेता मौजूद हैं। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव होना है। तरारी और रामगढ़ में बीजेपी, बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से हम के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हमारे नए अध्यक्ष हैं संगठन के। जब भी नए अध्यक्ष जब भी आते हैं तो औपचारिक रूप से उनको नमस्कार प्रणाम करना, उनको ताकत मिले और एक आपस में विचारों का तो आदान प्रदान रहता ही है। एक माने सीधे सीधे मैन टू मैन आदान प्रदान। बैठक का कोई बहुत मूल आधार नहीं है और बीजेपी में तो बैठकें होते रहती है। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है तो संगठन की तो हमेशा बैठकें होते रहती है। कभी कोई बैठक में इसको हमें नहीं लगता है कभी टाला जा सकता है। बैठक हमेशा चलते रहती है। हम हर माने किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उसके पहले हमारी बैठक होती है, हमारी सामूहिक निर्णय होती है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के मुद्दे क्या हो सकते हैं? 2025 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव दोनों को लेकर तैयारियों का जायजा शायद लिया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, बिहार के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका भी बड़ा इम्तिहान होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ा इम्तिहान है और तमाम दिलीप जायसवाल के साथ साथ तमाम जो पार्टी के जो चेहरे हैं उन सभी के लिए 2025 एक बड़ा इम्तिहान है। लेकिन यदि फिलहाल अभी की हम बैठक की बात करें तो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो उस चुनाव को लेकर के उम्मीदवार कौन होगा, जो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है उस पर चर्चा, 2 सीटें जो सहयोगी को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी एनडीए में रहते हुए तमाम अपने सहयोगी के साथ भी मजबूती से हर एक सीटों पर काम करती है। तो ऐसे परिस्थिति में उन चीजों को देखना, और सबसे बड़ी बात है कि नए नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने हैं। तो दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी ये पहली बैठक है। तो इस कोर कमेटी की बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होने वाली है आने वाले दिनों में, उस भूमिका को लेकर के और संगठन को लेकर के यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए 15 अगस्त के पहले तक तिरंगा यात्रा के जैसे कई कार्यक्रम भी बीजेपी को बिहार में करने हैं। तो उन कार्यक्रम की रूपरेखा भी इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन जो बैठक का जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य रूप से उपचुनाव है। उपचुनाव में जो किस तरीके से रणनीति बनानी है, उम्मीदवार के चेहरे से लेकर के सहयोगी को कैसे मदद पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों पर फिलहाल इस वक्त बैठक हो रही है। और देखिए ये बैठक पिछले काफी देर से चल रही है और शाम तक इस बैठक का चलना है। मुख्य रूप से शाम में फिर एक बार शाम के 5 बजे के करीब एक फिर बैठक होगी। उस बैठक में बाकी एजेंडों पर चर्चा होगी। फिलहाल जो संगठन से जुड़ी जो बातें हैं वो इस वक्त इस बैठक में चर्चा है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ साथ संगठन महामंत्री, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, उनके साथ जो और अन्य जो कोर कमेटी के जो सदस्य होते हैं, गिरिराज सिंह की बात कर लें, रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, मंगल पांडे, प्रेम कुमार की बात कर लें, तमाम लोग इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, थोड़ा सा ये समझाइए, तरारी और रामगढ़ से बीजेपी के लड़ने की उम्मीद है कि वो उपचुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। तरारी और रामगढ़ को बीजेपी क्यों चुन रही है? बेलागंज को बीजेपी छोड़ क्यों रही है और जेडीयू को क्यों दे रही है? इमामगंज हम के खाते में जा रहा है, क्या इस पर भी सहमति बन सकती है? बिल्कुल, देखिए एक तरीके से जो औपचारिक सहमति है वो बन चुकी है कि 2 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर जदयू और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी। चूंकि जीतन राम मांझी ही चुनाव जीते थे, उन्हीं की सीट खाली हुई थी। बेलागंज की बात कर ले तो बेलागंज में जो जदयू है वो कई बार चुनाव लगातार जदयू ने अपना उम्मीदवार वहां से उतारा है। बाकी दोनों सीट शाहबाद की यदि हम बात करें तो उन दोनों सीट पर बीजेपी ने अपनी दावेदारी कर दी है और लगभग सहमति भी जो दोनों दलों की है, पूरे एनडीए की है, वो फिलहाल बन चुकी है। उम्मीदवार भी लगभग चयन कर लिया गया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और मीडिया में खबर आना बाकी है। जैसे ये खबर आएगी सबसे पहले
न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाएगा। शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर जातीय गणना, बिहार में बढ़ते हुए आरक्षण का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जातीय गणना के लिए आरजेडी ने कठिन संघर्ष किया। महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना हुई, 17 महीने में जातीय गणना कर आंकड़े प्रकाशित किए, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह भी किया गया। एनडीए सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी प्रयास नहीं किया गया। नई आरक्षण सीमा से लाखों लोग वंचित रह जाएंगे। पिछड़े, अति पिछड़े, एससी एसटी के लोग वंचित रह जाएंगे। बीजेपी जेडीयू आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, देश में जातीय जनगणना कराए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये सब सत्ता के मजे ले रहे हैं। ये तमाम आरोप इस समय तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए केंद्र सरकार और साथ ही साथ बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। और तेजस्वी यादव के पोस्ट पर मनोज झा का बयान सामने आया है। मनोज झा ने कहा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले बहाली में पिछड़े और अति पिछड़ों को इसका लाभ मिले। तेजस्वी के पोस्ट पर केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। तो बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सग्रीवाल ने कहा है कि तेजस्वी को आरक्षण के मुद्दे पर कहने का कोई अधिकार नहीं है। संदर्भ में कल तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9वीं अनुसूची में शामिल करके आप इसको प्रोटेक्ट करिए ताकि आने वाली बहालियों में भी इस आरक्षण का लाभ एक व्यापक समुदाय को, एक व्यापक वर्ग को मिल पाए। और ये मैं समझता हूं कि अगर बिहार की सरकार और जो उन्हीं के भरोसे चल रही है सुनिश्चित नहीं करवा पाती है तो जाहिर तौर पर ये मिली भगत। तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी भाषा संयत और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये नवी सूची में जाए ताकि जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा न बन सके। तेजस्वी यादव को यह कहने का इसलिए अधिकार नहीं है कि पहले वो अपने पिताजी से पूछे, जब जंगल राज था, हम लोग उस समय तो एज ए विधायक थे, क्या स्थिति थी यहाँ, कोई यहाँ अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए भी सड़क चौराहे पर खड़ा होता था, उसको भी डर पीछे से लगता था कब वह अपराधी, कब अपहरण करता उसके बच्चे को हाथ से छीन करके न ले जाए। गाड़ियों में से, माने स्कूल बसों में से बच्चों को उतार लिया जाता था। तो इसलिए वह कहने का अधिकारी नहीं है, वो जंगल राज के पुरोधा लोग हैं। और बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी ने कभी आरक्षण नहीं दिया, अब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये विपक्ष में बैठे हुए जो लोग आरक्षण का घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिन मुद्दों को लेकर के वो आज सड़क पर हैं, लंबे काल तक उनके सरकार राज्य में रही और केंद्र में रही। अगर बहुत ज्यादा उनके मन में ममता था या उनके जो कांग्रेस लीड पार्टी जो यूपीए था, तो उस समय क्यों नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाया। और केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर वार किया। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि तेजस्वी यादव को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया है। दिन उनको मौका मिला था, बिहार के लिए कुछ नहीं किए, बिहार से अलकतरा घोटाला किए, बिहार का पशुपालन घोटाला किए। आज बेचैन है कि कैसे हम इस कुर्सी पर बैठे। सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। क्या सरकार गिराने की बात कर रहे हैं? चलिए ना, बहुत लोग मुंगेरी लाल का सपना देखता है, सपना देख लिया। और एससी एसटी रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे बनाने और क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत थम नहीं रही है। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। चिराग के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्वागत किया। मनोज झा ने मांग की है कि सरकार विधेयक लाकर इससे प्रोटेक्ट करे या अध्यादेश लाए। एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पप्पू यादव ने कहा कि आरक्षण का कत्ल किया जा रहा है।
हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें ज़रूर बदलाव होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं। लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है सर। उन्होंने नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे सहमत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहीं ना कहीं चूक हुई है इस पूरी परिपाटी को समझने में। और मुझे बेहद खुशी है कि चिराग जी ने बोला, लेकिन ये खुशी तब और होती क्योंकि आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, आप कैबिनेट मंत्री हैं। और मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जो माहौल है ये 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति को न्योता दे रही है। सरकार या तो इस सत्र में विधेयक लाए और प्रोटेक्ट करे, या अगर सत्र के बिजनेस इजाजत नहीं देते हैं तो अध्यादेश ला करके इसको सुनिश्चित किया जाए। ST/SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहां भी क्रीमी लेयर की बात होगी तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। और ईडी रेड की आशंका को लेकर राहुल गांधी की पोस्ट पर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल सिर्फ झूठ बोलते हैं। अखिलेश सिंह ने कहा है कि कितना भी छापेमारी कर ले कांग्रेस की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। जेडीयू और बीजेपी ने भी राहुल गांधी के पोस्ट पर पलटवार किया है। झूठ का खेती करते हैं और नैरेटिव झूठ का करते हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। भैया किसी को नहीं सताता है। शहादत शहीदों का परिवार है जिसको मरने से नहीं डर है। राहुल गांधी को कोई डरा सकता है, लेकिन जो हालात है ईडी के, चूज एंड बाइफर्केशन, और जिस तरीके से आप कर रहे हो, बिहार में बहुत सारे पदाधिकारी पर ईडी का केस है जो बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं 2-3। तो डरने की क्या जरूरत है? किसी भी व्यक्ति को उससे डरने की क्या जरूरत है? अगर अच्छा काम किए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं की है अपने जीवन में, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना कराना है कराए, लेकिन कांग्रेस की आवाज को ये सरकार दबा नहीं सकती। तो डरते नहीं हैं, डरो मत, ये कहा था उन्होंने। और खुद डर क्यों रहे? अगर वो पाक साफ हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी खबरों में बने रहना चाहते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।